नमस्कार। मैं सरस्वती दत्त आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती दत्त करके चैनल बनाया, उस पर आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है हमारा मैंने बोला था कि नमक जो है कहानी मैं आपको कराऊंगी। अगला चैप्टर नमक होगा और ये लिखा है रजिया सज्जाद जहीर ने लिखा है। और ये कहानी जो है भारत और पाकिस्तान से जो लोग बिछड़ गए थे, ठीक है, और ढाका यानी कि बंगाल से जो लोग, जब ये देश हमारा 3 भागों में बट गया था तो उस समय क्या हुआ था बच्चों कि लोग इधर उधर चले गए, ठीक है। तो वो लेकिन जगह तो बदल गई उनकी, लेकिन उनके दिलों में आज भी जहां वो पहले रहते थे उस जगह के लिए, जहां उनका जन्म हुआ था उस जगह के लिए असीम प्यार है। और उसको याद करते ही, उस जगह को याद करते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये उसी के ऊपर इन्होंने कहानी जो है लिखी है, मार्मिक कहानी है और विस्थापित हुए लोगों के दर्द की कहानी है, ठीक है बच्चों। अब जो है हम 15 फरवरी को जो है रजिया जहीर का जो है जन्म हुआ है 1917 में, 15 फरवरी को, और जन्म स्थान इनका अजमेर राजस्थान। और मैं सरस्वती दत्त इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसकी व्याख्या करूंगी। सबसे पहले तो मैं इनका जन्म के बारे में बताऊंगी, उसके बाद में ये कहानी का जो इन्होंने नमक कहानी लिखी है इसका मैं जो है आपको सारांश बता दूंगी, जिससे कि आपको प्रश्न उत्तर करने में आसानी रहेगी। और देखें बच्चों, जैसे कि मैंने पहले बताया है इनका जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान, और मृत्यु इनकी हुई है बच्चों 18 दिसंबर सन 1979 में, ठीक है। अब देखो ये भाषा जो है इनकी मूलतः वैसे उर्दू है और सहज सरल मुहावरेदार, ठीक है। वर्ण्य विषय जो है इनकी जो है कहानी और उपन्यास है। इनकी प्रमुख जो रचना है जर्द गुलाब है, उर्दू कहानी संग्रह, और इनको सम्मान भी मिला है बच्चों। ये जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार इनको सम्मान मिला है, नेहरू अकादमी, उर्दू अकादमी द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा इनको सम्मान दिया गया है, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड भी मिला है इनको। तो ये बहुत ही ज्यादा अपने समय में इन्होंने बहुत ही अच्छा लेखन किया, उसकी वजह से इनको जो है भारत सरकार ने कई अवार्ड इनको मिले हैं। देखिए बच्चों, इनकी सामान्यतः चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि उन्होंने घर पर रहकर ही शिक्षा ग्रहण करी। कहाँ तक की शिक्षा ग्रहण करी? हम पूछते हैं ना कि भी कितने तक पढ़े हो आप, कितने पढ़े लिखे हो आप। कोई कहता 10वीं पास है, 12वीं पास है। तो इसी तरह लेखिका ने बीए तक की पढ़ाई कर रखी है, यानी कि उन्होंने 12th के बाद जो बीए की पढ़ाई होती है वो कर रखी है। उसके बाद उनका विवाह हो गया है। विवाह के बाद उन्होंने एमए की परीक्षा दी। कहाँ से करी? उर्दू में करा, उन्होंने उर्दू लैंग्वेज में करा और इलाहाबाद से किया। और 1947 में, देखो बच्चों, 1947 में अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामात गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। वहां पे वो टीचिंग का कार्य करने लगी। कौन से कॉलेज में? करामात गर्ल्स कॉलेज में। और सन 1965 में, यहाँ देखिए 65 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हो गई, ठीक है। उर्दू में बाल साहित्य की भी रचना की है उन्होंने। मौलिक सृजन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से भी उर्दू में पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं, ठीक है। हिंदी अनुवाद भी किए हैं और उर्दू अनुवाद भी करे हैं। उनकी कहानियां हिंदी में भी रूपांतरित हो चुकी हैं। उनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव है, सहिष्णुता है और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास किया है। सामाजिक यथार्थ तथा मानवीय मूल्यों का सहज सामंजस्य उनकी कहानी की बच्चों विशेषता है। तो इनकी जो कहानी है मूलतः जो है, इन्होंने उर्दू की लेखिका है, तो इनके कहानी में अनायास ही उर्दू के शब्द बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। जो कि हम आप हिंदी के बच्चों को थोड़ा उर्दू समझ में नहीं आती है, तो मैं थोड़े थोड़े कठिन शब्द इसमें से बताना चाहूंगी। देखिए, अक्स, अक्स का मतलब होता है छाया। एक होता है चिंदी, चिंदी बिखेरना यानी बुरी तरह टटोलना। हुकूमत, सरकार, कस्टम, सीमा शुल्क, है नफीस, बढ़िया, लबो लहजा, लबो लहजा का बोलचाल का तरीका, राफ्ता राफ्ता, धीरे धीरे, वक्र, गर्भ, डाव, कच्चा नारियल, जिम खाना, व्यायामशाला, खातिरदारी, स्वागत, बाजी है, बहानाबाजी, अजीज, प्रिय, साटा, हमारा, रुखसत, विदा, जस्ता, बदला, बतला, मुरैवत है, इंसानियत, खातून, स्त्री,
और पैरों तले जमीन खिसकना मतलब कि भयभीत होना। मुहावरा है ये, पैरों तले जमीन खिसकना यानी कि भयभीत होना। देखिए बच्चों आगे देखें, अब जो है इसका जो मैं कहानी का जो है आपको सारांश बताने जा रही हूँ। ध्यान से आपको ये पेपर में आएगा, और अगर आप सारांश भी याद कर लोगे तो क्या होगा, उससे आपको प्रश्न उत्तर करने में बहुत ही आसानी रहेगी। और किसी भी तरह का अगर प्रश्न आएगा, इसमें 5 नंबर का आता है मोस्टली, और बाकी गद्यांश दे देगा इसी लेसन की, नमक पाठ की जो है गद्यांश देके आपसे जो है उसमें से ही भी प्रश्न उत्तर पूछ सकता है कि ये किसने लिखा है, यह गद्यांश किसके द्वारा रचित है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कहाँ गद्यांश में जो है ये जो है नमक कहानी से है, और जिसकी लेखिका रजिया सज्जाद जहीर है, जो कि एक इन्होंने जो है इस कहानी में पाकिस्तान और भारत और ढाका के विभाजन के जो है ना, मतलब उनकी भावनाओं का, वहां से विस्थापित हुए लोगों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन किया है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखिए इस कहानी में सारांश देखें, आपको साथ साथ कॉपी और पेन लेके बैठना है ताकि आप इसमें से अच्छे से याद करें, और वीडियो को बेटे बहुत बार जो है देखना है, जब जाकर आपको समझ में आएगा। एक बार में समझ नहीं आएगा, दूसरी बार तीसरी बार देखें। ठीक है बच्चों, और फिर साथ के साथ आप क्या करोगे, नोट भी करते जाओगे। इस कहानी में नमक भारत पाकिस्तान पाक मतलब पाकिस्तान विभाजन के समय पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन है। विस्थापित होती सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है। ठीक है बच्चों, सिख बीबी जो है लेखिका जो है, क्या इसमें लेखिका कौन है, सोफिया जो है लेखिका है, और उसके पड़ोस में जो है हिंदू लोग रहते हैं, और वो वहां पर कीर्तन हो रहे हैं। वहां पर क्या है, एक सिख बीबी जो है बैठी हुई है, और वहीं पर जो है सोफिया कीर्तन में चली जाती हैं, और जब कीर्तन में जाती हैं तो क्या देखती हैं, वहां पर जो है सिख बीबी बैठी हुई है। ठीक है, अब देखिए तो उनकी जो सिख बीबी को जो वो देखती है तो उनकी पूरी की माँ की हम शक्ल नजर आती है, वो उसी तरह के सफेद कपड़े, सफेद सूट सलवार, तो उनको अपनी माँ की याद आ जाती है। ठीक है, किसको, लेखिका को। लेखिका कौन, सोफिया। देखो, विस्थापित होती सिख बीबी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है। जब वो सिख बीबी से मिलती हैं तो कहती हैं मैं तो लाहौर को ही अपना वतन मानती हूँ। हालांकि वो दिल्ली में रह रही हैं अब, लेकिन वो लाहौर को ही अपना वतन मानती है, और सौगात के रूप में लाहौर का नमक चाहती हैं। किससे चाहती हैं, सोफिया से चाहती हैं, क्योंकि सोफिया जो है अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर जा रही हैं। उनके भाई जो है लाहौर में रहते हैं और वो दिल्ली में रहती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है। पाकिस्तान में जो कस्टम अधिकारी है वो दिल्ली को अपना वतन बताता है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन बताता है। ठीक है, रह रहे हैं अलग अलग, वहां नौकरी कर रहे हैं, अलग अलग जगह रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का नाम वो अपना दिल्ली को वतन बोलता है, क्योंकि वो दिल्ली से विस्थापित होकर कहाँ गया, पाकिस्तान में गया है। ठीक है, और सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन बोलता है, क्योंकि जो कि दिल्ली में है। राजस्थान, वो सॉरी, देखो यहाँ पे राजनीतिक यथार्थ के आधार पर भले ही इनका वतन बदल गया। ठीक है, राजनीतिक आधार पर, क्योंकि देश का विभाजन हो गया है और राजनीतिक आधार पर इनका वतन जो है बदल गया, किंतु क्योंकि नौकरी पेशा वाले लोग हैं इधर उधर चले गए हैं, किंतु इनका हृदय लाहौर, दिल्ली और ढाका से जुड़ा हुआ है। बच्चों, जहाँ भी मनुष्य का जन्म होता है और उसके जानने वाले, उसके माता पिता, उसके परिवार के सदस्य, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार जहाँ भी रहते हैं, उस जगह से उसको अनायास ही प्रेम होता है, लगाव होता है। ठीक है, क्योंकि वहां से वो जुड़ा रहता है। ठीक है, ये बात अलग है कि वो नौकरी के लिए कहीं दूसरी जगह चला जाए, परंतु उसको प्यार और प्रेम जो है अपनी जगह, जो सुकून नाम की चीज है, उसको अपने स्थान पर ही आता है, क्योंकि उसका बचपन वहां बीता है, उसकी पढ़ाई लिखाई वहां हुई है, इसलिए वहां के लोगों से वो अनायास ही जुड़ जाता है। हालांकि वो कार्य कहीं और कर रहा होता है, जैसे कि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का जो है वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है, और वो दिल्ली को ही अपना वतन कह देते हैं। और ढाका के सुनील दास गुप्त जो है क्या कहते हैं, जो कि दिल्ली में है कस्टम अधिकारी, वो जो है ढाका को भी अपना वतन कहते हैं। और जैसे कि
सिख बीबी का जन्म कहाँ हुआ है बच्चों? लाहौर में हुआ है। और वो लाहौर को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाती है। हालांकि अब विस्थापित हुई जगह दिल्ली में वो है, लेकिन उनको दिल्ली पसंद नहीं आता। तो लेखिका से वो नमक जो है सौगात के रूप में मंगाना चाहती है। देखिए बच्चों, लेखिका कौन? लेखिका कौन? सोफिया। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित लोग हृदय के आघात पर अपने मूल स्थान को भुला नहीं पाए। लेखिका आशा करती है कि राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएगी। इस प्रकार की आशा का जीवित रहना तीनों राष्ट्रों के हित में होगा। साफिया, देखिए बच्चों, साफिया अपने घर के पड़ोस में कीर्तन में गई, जहां उन्हें सिख बीबी को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई। क्योंकि वह स्त्री लेखिका की माँ की हमशक्ल थी। साफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने भी लेखिका के विषय में जानकारी ली। तो उनकी घर की जो बहू है सिख बीबी की, उन्होंने बताया साफिया मुसलमान है, जिसके भाई लाहौर में रहते हैं। यह उनसे मिलने लाहौर जा रही है। सिख बीबी ने बताया उनका वतन भी लाहौर है। तब सिख बीबी ने क्या कहा? उनका वतन भी लाहौर है। वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खाना, वहाँ का पहनावा, सैर सपाटे, जिंदा दिली आज भी याद आती है। और ऐसा कहकर सिख बीबी की आंखों से क्या निकलने लगे? आंसू निकल आते हैं। साफिया ने सांत्वना देते समय पूछा, क्या आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहती है? इसके उत्तर में उन्होंने थोड़े से लाहौरी नमक की इच्छा प्रकट की। साफिया लाहौर में लगभग 15 दिन रुकी और अपने भाई के पास 15 दिन तक रुकी। और उनकी वहां पर बहुत ज्यादा खातिरदारी हुई, प्यार मिला, है ना। उनसे लोग मिलने के लिए आए, उनके मित्र मिलने के लिए आए, उनके रिश्तेदार मिलने के लिए आए। उसे पता ही नहीं चला 15 दिन कैसे बीत गए। उसके मित्रों और संबंधियों से उसे ढेर सारे उपहार भी मिले, गिफ्ट भी मिले। उसने सिख बीबी के लिए भी एक सेर लाहौरी नमक ले लिया। ठीक है बच्चों, अब उन्होंने नमक भी ले लिया। नमक, मैं कहानी पढ़ा रही हूँ आपको, इसी का सारांश करा रही हूँ। ये कहानी जो है रजिया सज्जाद जहीर की है, क्लास 12, विषय हिंदी। देखिए, सामान की पैकिंग चल रही है। अब लेखिका का वापस जाने का समय हो गया। लेखिका का नाम इसमें क्या है बच्चों? सोफिया जो है, अब उसका जाने का समय आ गया। पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है। उनके भाई ने उनको समझाया, जो कि पुलिस में है। उन्होंने कहा अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके सामान की जो है चिंदी चिंदी कर दी जाएगी सामान का, और साथ में बदनामी होगी, और जो है आपको जो है कानून का गैर कानूनी मानकर आपको जो है कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अतः साफिया ने इस सौगात को ले जाने के संबंध में अपने भाई से भी बात की, जो कि कस्टम वाले, तो वो समझाता है अपने बहन को कि कस्टम वाले आपके सामान की तलाशी लेंगे। वैसे भी भारत में कोई नमक की कमी है नहीं। साफिया ने बताया कि माँ के हमशक्ल सिख बीबी ने नमक मंगाया है, मैं यह सौगात के तौर पे ले जाना चाहती हूँ। भाई के तर्क पर साफिया की आंखों में आंसू आ गए। वो कहती है कि मैं इसे चोरी छिपे नहीं अपितु दिखाकर ले जाना चाहती हूँ। साफिया ने प्रेम, इंसानियत को कानून से भी ऊपर माना, नमक ले जाने का निर्णय बताया। और भाई ने के यह कहने पर कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी, कोर्ट जाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर साफिया की आंखों में आंसू आ गए। साफिया ने रात को अपना सारा सामान पैक किया। सामान सूटकेस, देखिए बच्चों, सामान सूटकेस तथा बिस्तर बंद में बांध दिया, और किन्नू की एक टोकरी तथा उसके नीचे नमक की पुड़िया रख दी। नमक की पुड़िया को नीचे किन्नू में छिपा दिया। उसने लाहौर आते समय देखा भारत से आने वाले केला लेकर आ रहे थे, और पाकिस्तान से आने वाले किन्नू लेकर आ रहे थे। कस्टम वाले इन फलों की जांच नहीं करते। अतः साफिया को विश्वास हो गया कि नमक सुरक्षित भारत ले जा पाएगी। सामान की पैकिंग के बाद वह सो गई और घर में प्रवेश यहाँ के सौंदर्य, भाई, मित्र और सगे संबंधी का स्वप्न देख रही है। उसे भतीजियों की याद आ रही है अपनी, और कल चले जाने यानी कि कब आने या कभी ना आने के बारे में ख्याल भी आता है। सिख बीबी की उसकी आंखों से निकले आंसू भी याद आते हैं, चिंता भी सताती है। और इससे याद आता है इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, जिसमें सभी दिखाई दे रहे हैं। अचानक उसकी जो है आंख खुल जाती है, क्योंकि नींद में उसका पैर किन्नू की टोकरी में पड़ जाता है, जिसको देते समय उसके मित्र ने कहा था
कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। और जैसे कि फर्स्ट क्लास में है ना, वेटिंग रूम में जो है साफिया सोच रही है कि आसपास इधर उधर कितने लोग हैं कि सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह के नीचे किन्नुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान जांच जांच के लिए जाने लगा, तब साफिया को हल्का सा कंपन हुआ। जो अगला पार्ट जो है हम इसका अभी ये आधा हुआ है, तो नेक्स्ट जो है इसका पार्ट हम उसमें क्या कहते हैं सेकंड पार्ट में करेंगे। अभी जो है आपका ये आधा हुआ है और इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, सेकंड पार्ट में। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि कहानी जो है बीच बीच में अगर नहीं भी समझ आती है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पीछे बैक जाके इसको देखें, वीडियो को काफी बार देखें और रोक रोक के देखें, पॉज कर करके देखें। और यदि फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल सरस्वती दत्त पर जो है कमेंट्स करें। और यदि आपको नेक्स्ट वीडियो की इच्छा होगी तो आप जो है लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।